अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज 1.20 लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज डिस्कस करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल बड़ा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज में वो तमाम बातें दोबारा से रिपीट नहीं हो सकती जो ड्यूरिंग लेक्चर आपको डिटेल कंसेप्ट्स के साथ बताई गई हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगें तो पहले आप थॉरोली चैप्टर को देख लें या वीडियोस को अच्छे तरीके से समझ लें, फिर ही आप एक्सरसाइज की तरफ आएँ। हम एक्सरसाइज में आपके साथ नोट्स शेयर करेंगे, कंटेंट शेयर करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, और इस तरह से आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे साथ में। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर है और पैटर्न के मुताबिक हम फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करते हैं और उसके साथ कुछ एडिशनल एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा से सेकंड लेक्चर जो एक्सरसाइज का होगा वो एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स के अलावा जो क्वेश्चंस किए जाएंगे उसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पेपर में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर इम्प्रूवमेंट मेड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि आपके सामने ये जो नोट्स आ रहे हैं ये बड़े ही बेहतर तरीके से कंपाइल किए गए हैं और आप पेपर या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये पेपर्स एक किस्म के आपके नोट्स भी हैं और आपके लिए एक रिवीजन प्लान भी है ये, और एक्सरसाइज को भी हमने सॉल्व करना था। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही मैंने समझा कि मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूं और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट भी इसमें मौजूद हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, व्हाट आर इम्प्रूवमेंट मेड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। उसमें आपने देखा था कि मेजर तो बहुत सारे डिफेक्ट्स थे मेंडलीव के टेबल में, लेकिन मेजर जो इम्प्रूवमेंट्स की गई उनमें जो पहली इम्प्रूवमेंट थी, एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब दो कीवर्ड्स हैं, एक तो है एटॉमिक नंबर, इसको आप हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं पेपर के अंदर, एंड एटॉमिक मैस। यानी समझ ही आया कि मेंडलीव का टेबल जो कि एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया गया था उसको करेक्ट करके हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। ये इम्प्रूवमेंट की गई मेंडलीव के टेबल के अंदर। जी स्टूडेंट्स, सेकंड इम्प्रूवमेंट जो थी मेंडलीव के टेबल में वो थी एक्स्ट्रा ग्रुप। एक्स्ट्रा ग्रुप क्या था स्टूडेंट्स? फॉर द अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस हमने 8th ए ग्रुप को एक्स्ट्रा ग्रुप के तौर पे ऐड किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। मेंडलीव के टेबल में नोबल गैसेस के लिए प्लेसमेंट नहीं थी, वर एडेड टू द एक्सट्रीम राइट। यानी कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सामने रखें तो बिल्कुल आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे ना जो टेबल मिलेगा, जो ग्रुप मिलेगा वो नोबल गैसेस का होगा। दीज ग्रुप हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन मेंडलीव टाइम, ये मेंडलीव के टाइम पे अभी डिस्कवर्ड नहीं था। तीसरी इंप्रूवमेंट स्टूडेंट जो की गई वो थी सब ग्रुप्स ऐड किए गए। सब ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी। आप लोगों ने ये मैंने आपको मेंडलीव का टेबल डिस्प्ले भी करके दिखाया था लेक्चर के दौरान, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये एलिमेंट्स जो हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक ही ग्रुप में इनको प्लेस किया गया था, और इनकी प्लेसमेंट की जो रीज़न सिमिलर ग्रुप में रखने की वजह जो थी वो यही थी कि इन सब के ऊपर जो चार्ज आता है वो +2 चार्ज आता है। आपने देखा है जिंक पे भी +2 चार्ज आता था। ये एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया था। अब इनको इन एलिमेंट्स को ग्रुप 2A का नाम देके सेपरेट कर दिया गया है और इन एलिमेंट्स को ग्रुप 2B का नाम देके सेपरेट कर दिया गया है। एक्स्ट्रा ग्रुप के साथ साथ जो नई चेंज की गई वो सब ग्रुप्स ऐड किए गए, यानी A सब ग्रुप के एलिमेंट्स को अलहदा कर दिया गया और B सब ग्रुप के एलिमेंट्स को अलहदा कर दिया गया। वर प्लेस्ड इन सिंगल वर्टिकल कॉलम ऑल्दो दे पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टी, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थी। दिस कंफ्यूजन वाज रिमूव्ड बाय द डिवाइडिंग द एलिमेंट इनटू 2 टाइप A वर्टिकल ग्रुप्स। आप जानते हैं कि इनको हमने A में रख दिया और इनको हमने B में रख दिया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। चूंकि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि जो मेंडलीव का टेबल था ना वो एटॉमिक नंबर
की बेस पे अरेंज नहीं किया गया था एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास की वजह से आइसोटोप्स की, आपको पता है कि अगर हम आइसोटोप्स की बात करें लाइक हाइड्रोजन, जिसके 3 आइसोटोप हैं और तीनों का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो वो 1 है, और एटॉमिक मास देखा जाए तो वो 1 2 3 है। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, अब हमने चूँकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। सो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। सो if the elements are arranged in order of their increasing atomic mass, it is not possible to accommodate a large number of isotope. This problem was solved by the arranging the element in ascending order of their atomic number. यानी कि जो मेंडलीव का टेबल था, अगर चूंकि वो एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज था, अब एटॉमिक मास का मतलब है फिर तो आइसोटोप्स को भी जगह देनी चाहिए थी, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक मास तो डिफरेंट होते हैं। सो हमने एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पर जब टेबल अरेंज किया तो आइसोटोप्स का मसला भी हल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब ना हम 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स स्टूडेंट्स, एनॉमलस पेयर थे कुछ, यानी कि कुछ ऐसे पेयर थे मेंडलीव के टेबल में जो सही तरह डिफाइंड नहीं थे, कैन बी रेक्टिफाइड, उनको हमने ठीक प्लेस किया बाय अरेंजिंग देम, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि पहले एटॉमिक मास की बेस पे अरेंजमेंट्स थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे। जब हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंजमेंट्स की तो काफ़ी ज़्यादा पेयर्स जो थे ना उनकी प्लेसमेंट चेंज हो गई। मसलन आर्गोन एंड पोटेशियम की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स मेंडलीव के टेबल में जो आर्गोन था और पोटेशियम था वो सही प्लेस नहीं था। अब इनकी प्लेसमेंट में क्या मसला था, जो स्टूडेंट्स अगर आप देखें आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। अब एटॉमिक नंबर की बेस पे आर्गोन को पहले प्लेस होना चाहिए और पोटेशियम को बाद में, लेकिन मेंडलीव के टेबल में पोटेशियम पहले था और आर्गोन बाद में था। सो हमने इसकी प्लेसमेंट ठीक की। इसी तरह कोबाल्ट शुड बी प्लेस बिफोर निकल, कोबाल्ट को पहले आना चाहिए था निकल से, लेकिन मेंडलीव के टेबल में कोबाल्ट बाद में था, निकल पहले था। इस तरह टेक्टेनियम और आयोडीन की पेयरिंग जो थी वो भी ख़राब थी। सो ये 5वें पॉइंट में हमने ये कुछ रेलेवेंट पेयर्स थे उनकी प्लेसमेंट हमने ठीक की। जी स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आ सकता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और आपने इसी पैटर्न से इसको लिख देना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द वेरियस ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने चैप्टर 1 के 1.18 लेक्चर में ये डिटेल से टॉपिक पढ़ा है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको पढ़ाया है वही इसका जवाब है, लेकिन अगेन मैं एक ही पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को जनरली डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन रिजेंबल्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, आपको बताया था कि ये 1A 4A और 7A के साथ रिजेंबल करता है इन सम रिस्पेक्ट्स। अब ये सारी बातें आपको लेक्चर में डिटेल से बताई गई थी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट कंप्लीटली मैच एनी ऑफ द वन अबव मेंशन ग्रुप। ना 1A से वो कंप्लीट मैच करता है, सिमिलरिटीज भी थी उसकी, डिससिमिलरिटीज भी थी, ना 4A के साथ और ना 7A के साथ। सो दैट इज वाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनडिसाइडेड। अभी तक हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो अनडिसाइडेड है। तो स्टूडेंट्स में एज अ रेफरेंस ये जस्ट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। सो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप के पास दोनों ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जिस तरह मैंने ये लिखा है हाइड्रोजन एंड 1A ग्रुप अल्कली मेटल्स की सिमिलरिटीज़, तो ये आप उनकी पहले सिमिलरिटीज़ मेंशन कर दें और बाद में आप उनकी डिससिमिलरिटीज़ मेंशन कर दें, जो कि मैंने आपको लेक्चर में पॉइंट सारे लिखवाए हैं। या तो आप इनको जिस तरह मैंने लेक्चर में टेबल बना के लिखवाया है, एक तरफ सिमिलरिटीज़ और एक तरफ डिससिमिलरिटीज़, ये सब कुछ आप कंपेयर करोगे 1A के साथ, 4A के साथ एंड 7A के साथ। स्टूडेंट्स ये आपको ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं तो वाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयन इज लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। स्टूडेंट्स यानी कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में फ्लोरीन जो कि 72 पिकोमीटर है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोराइड में आएगा तो ये 133 पिकोमीटर में आएगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसका साइज बड़ा हो गया, यानी एनाइन का जो साइज है ना वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा है। उसकी क्या रीजन है? सो स्टूडेंट्स उसकी ना अपनी इस तरह 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज
इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशियो ना वो इनबैलेंस है। सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, यानी आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशियो इनबैलेंस क्यों है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे। न्यूक्लियस होल्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद वीक फोर्स। स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएगी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आफ्टर एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है स्टूडेंट्स वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करना शुरू करेंगे, रिपेल। सो प्रोटॉन का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम हो जाएगा। सो थर्ड पॉइंट इज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 8। Why ionization energy decrease down the group and increase along the period? यानी कि आपने ट्रेंड बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी का अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, अब इसका जवाब देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड, अगर आप पीरियड के अक्रॉस यानी अगर आप बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, स्टूडेंट्स पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट्स द लेफ्ट टू राइट अगर बात करें, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग। अब ये रीजंस नीचे आपको शेयर की जाएंगी आपके साथ, अब वो रीजंस को जरा आप अच्छे से देख लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट रीजन है ना, फर्स्ट रीजन है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो लेफ्ट पे पाए जाने वाले एटम्स हैं उनका साइज बड़ा है, और जो राइट साइड पे पाए जाने वाले एटम्स जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो स्टूडेंट साइज छोटा होगा। जैसे साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन के लिए निकलना मुश्किल होगा। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के लिए निकलना मुश्किल होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ही तो एनर्जी यूज हो रही है जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकलना मुश्किल होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होगा तो स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, इजाफा होगा। तो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। जी सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। स्टूडेंट्स लेफ्ट से राइट आपको पता है साइज छोटा होता है। अब साइज छोटा होने के पीछे जो रीजन है ना वो न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रांग होता है। सो इट मेक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, हेंस द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स ये दो रीजंस आप मेंशन करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट रीजंस की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट रीजंस हैं उनमें फिर हमारे पास आती है जी डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डाउन द ग्रुप इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें टॉप टू बॉटम तो स्टूडेंट्स साइज ऑफ एन एटम जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। तो साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज करने से यू नो डैट कि साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज करने से होगा ये कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकलना आसान होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम। एग्जैक्टली जिस तरह से ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आप पेपर में इनको ऐसे ही मेंशन करें, आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, व्हाई द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शो विद पॉजिटिव साइन। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। अब इसको वैसे तो लेक्चर में हमने डिटेल से सारी बातें पढ़ी हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जब अट्रैक्ट होगा, सो जब दो अट्रैक्ट होने वाली चीज़ें करीब आती हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाना है मुझे, सो जैसे मैंने ऊपर बताया कि न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन्स को दूर ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, सो वो थी आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के करीब आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के स्टूडेंट्स इस तरह इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के करीब आता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। सो यूजुअली electronegative element release energy when first electron is added into them, but
व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, -1 चार्ज आता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। जी स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंस लिटरेचर की बुक में थोड़ी बहुत इनमें वेरिएशन मिलती हैं, लेकिन द आइडिया इज सेम कि नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एडिशन है वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको एक्सेप्शंस बताई थी, बट ये ज़्यादातर केसेस में एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एंटर होने से चूँकि न्यूक्लियस के वो करीब आता है, एनर्जी रिलीज होती है। नॉर्मली यही हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर होने वाला है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंट्री में थोड़ा मसला है। वो क्या मसला है? पहले से मौजूद माइनस क्या करेगा, ऑलरेडी मौजूद O माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन का माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। स्टूडेंट्स जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव का साइन ये शो कर रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स अब ये आपको समझ आ गया, बाय इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस रिपल्शन। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। Thus, the formation of di-negative ion is an endothermic process and its electron affinity is shown with positive sign. जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10. Why metallic character increase from top to bottom in a group of metal? स्टूडेंट्स, जो मेटालिक करेक्टर है आप सब जानते हैं कि अगर एक एटम बड़े साइज का है सो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टूडेंट्स आसान है, सो समझ लें वो उसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है। और अगर सिमिलरली एटम का साइज और बड़ा हो जाए, तो एटम का साइज अगर और बड़ा हो जाए, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं, सो इलेक्ट्रॉन का निकलना और ज़्यादा आसान होगा। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जब इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली यहाँ से निकल जाएगा बाहर की तरफ। सो इसका मतलब कि जितना बड़ा मेटल का साइज होगा, जितना बड़ा एटम का साइज होगा, मेटालिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। सो इस बात को जहन में रखें कि मेटल्स होती ही वो हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि ईजिली आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को मुहैया करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप periodic trend of metallic character देखें, the tendency of element to lose electron and form a positive ion is called metallic character. Students, down the group, as it become easier to remove the electron of an atom bigger in size, यानी बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। So therefore metallic character increase from top to bottom in a group, क्योंकि top to bottom स्टूडेंट साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो रहा है। Across the period metallic character decrease from left to right. Across the period the element of group 7a, the halogen, are least metallic in nature. वो least metallic है नेचर में क्योंकि उनका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना उनके लिए मुश्किल है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था इसका जवाब। लार्जर साइज का मेटालिक करेक्टर ज्यादा, स्मॉलर साइज का मेटालिक करेक्टर कम। सो टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 12th। अब इसमें ना इन बिटवीन कुछ क्वेश्चन मिस हैं, जैसे 10 के बाद 11 क्वेश्चन आता था। सो 11 क्वेश्चन में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। सो उसके बाद हम अगर बात करें तो आपकी बुक में 12th क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस। तो जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं उनकी जो रीज़न है वो ये कि मैंने उनको ना डिटेल से, वैसे तो सारी बातों को मैंने डिटेल से बताया है, लेकिन ये स्लाइड के आखिर पे जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं दोबारा डिस्प्ले कर दूंगा। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस के मुताबिक वो मिसिंग है, उसको मैं डेफिनेटली एंड पे एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह जो मिसिंग क्वेश्चंस होंगे मैं उनको एंड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे वो इसलिए मिस यहाँ पे किए गए हैं क्योंकि उनके जवाब आपको लेक्चर में ही दे दिए गए थे डिटेल से। लेकिन उनको भी दोबारा रिव्यू कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजुअली जीरो, व्हाई? स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो की होती है, उसकी रीज़न बताएं। उसकी रीज़न स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है कि नॉर्मली जो नोबल गैसेस होती हैं उनके पास NS2 NP6 यानी उनके पास P भी फुलफिल्ड है, S भी फुलफिल्ड है, यानी उसके पास
फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। स्टूडेंट्स, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर है, यानी नोबल गैसेस को ज़रूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की। सो स्टूडेंट्स, जवाब पढ़ते हैं इसका। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द वैलेंस शेल, यानी कितनी जगह खाली हैं या बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ नोबल गैस देयर आउटर मोस्ट शेल आर कंप्लीटली फिल्ड, भाई आउटर मोस्ट शेल उनके कंप्लीटली फिल्ड हैं। सो नो वैकेंसी इज अवेलेबल इन देयर आउटर मोस्ट शेल, thus these gases usually show zero oxidation state, with reference to which they are often called zero group elements। जी स्टूडेंट्स, इसी वजह से इन्हें जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको लेंथ से भी क्वेश्चंस का अंदाजा हो रहा है कि कौन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट और कौन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, 13th क्वेश्चन भी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल है, वाई डायमंड इज नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर। वैसे तो उसका जवाब आपको अच्छे तरीके से लेक्चर में भी दे दिया था। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ना ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, इसमें होता क्या है कि ये जो लेयर्स नजर आ रही हैं आपको, इन लेयर्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो होता ये है कि इन लेयर्स के इस डायरेक्शन में नहीं, लेयर्स हैं, लेयर्स के अगर पैरेलल बैटरी लगाई जाए, लेयर्स के अगर पैरेलल बैटरी लगाई जाए, तो लेयर्स के पैरेलल बैटरी से होता ये है कि ये करंट फ्लो करेगा। अगर परपेंडिकुलर बैटरी लगाएंगे तो वहाँ पे सामने सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो करंट फ्लो नहीं करता उनकी वजह से, यानी ये सारे के सारे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, डायमंड के अंदर चूंकि होते ही सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, सो इसका मतलब है वहां से तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो अगर जवाब पढ़ें, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम। सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्टेबल एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड यानी उनकी लोकेशन फिक्स्ड है। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर as no free electrons are available in diamond, so it is a non-conductor of heat and electricity। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं ग्रेफाइट एज अ कंडक्टर। इन ग्रेफाइट each carbon is sp2 hybridized, so and there are pi bonds with each carbon atom, there is 3 pi bond with other carbon atom, there अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बॉन्डेड टू फॉर्म अ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी लेयर्स में ना पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, यानी ये ग्रेफाइट की जो दो, इनके दरमियान में जो ये लेयर्स हैं, देयर इलेक्ट्रॉनिक पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डीलोकलाइज्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली डीलोकलाइज यानी अपनी लोकेशन को चेंज करते रहेंगे। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर बट नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर, उसकी वजह मैंने बताई, वहां सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। जी, अब 14 क्वेश्चन के ना आगे रीजनिंग्स पूछी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, डिटेल से आपको ये टॉपिक लेक्चर में पढ़ाया था। आप देखते हैं, द डी and the F block elements are called transition elements. Why they are called transition elements? क्योंकि ये in between place हैं metals and non metals के, because they are located between S and P block, यानी कि S and P block के दरमियान में हैं, and their properties are in transition, यानी between metallic elements of S and non metallic element of P block। स्टूडेंट्स, इन बिटवीन प्रॉपर्टीज रखने की वजह से और इन बिटवीन प्लेसमेंट की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, 14 क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कंट्रोल द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 6th and 7th पीरियड। अब ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है क्या, हम इसको समझते हैं। वैसे तो ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान एंड पे स्लाइड पे भी बताया था कि ये डिटेल से आपको चैप्टर 6 में पढ़ाई जाएगी बात, लेकिन मैं अभी भी ये थोड़ी बहुत आपको समझा देता हूँ कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है क्या। जी स्टूडेंट्स, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से मुराद ये है, सबसे पहले जान रखें कि एस पी डी एंड एफ, सबसे ज़्यादा रिपल्शन अगर इलेक्ट्रॉन्स की है तो वो एस के अंदर है।
क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा होती है, सो उसमें रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा रिपेल करते हैं। और अगर सबसे कम रिपल्शन है तो वो F में है, क्योंकि स्टूडेंट्स चार्ज की जो डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। अब F में चूंकि आपको पता है उनके ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है, सो उनकी चार्ज डेंसिटी कम है। सो चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब चार्ज डेंसिटी और शील्डिंग इफेक्ट में डायरेक्ट रिलेशन है। अब ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन F में आ रहे हैं ना, समझ लें कि उन F में आने वालों का चूंकि F ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है तो शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो स्टूडेंट्स शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं करेंगे। अब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट में डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप ये बात, ये जो मैंने साइज लिखा ना, ये मैंने ऑर्बिटल्स का साइज लिखा है, ऑर्बिटल्स का जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन से आपको समझ आ गया कि जो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का वर्ड है ना, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, वो यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि एफ एंड डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनमें होता यह है कि उनके ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो उनके एटम्स का साइज अब्रप्टली छोटा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एटम के साइज के छोटे होने को ही तो हमने कंट्रैक्शन का नाम दिया है। सो लेंथेनाइट्स के अंदर और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स देखा यह गया है कि अब्रप्ट चेंज आता है एटम्स के साइज का, और वो रीज़न यही है कि उनके ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है। शील्डिंग इफेक्ट कम है तो एटॉमिक साइज एकदम से गिर जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब ये आपने जो चीज़ है ना ज़हन में रखने, अब इसका हम जवाब पढ़ते हैं। जी जवाब पढ़ते हैं इसका स्टूडेंट्स। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कंट्रोल द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट्स 6th and 7th पीरियड। स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज स्टेडीली डिक्रीज इन साइज ऑफ एन एटम, यानी कि एक तरतीब से स्टेडीली डिक्रीमेंट देखा गया है साइज ऑफ एन एटम के अंदर। एंड आइंस ऑफ द रेयर अर्थ यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम। अब सीरियम 58, ल्यूटिटियम जो है 71 है। फ्रॉम ईच कंसेक्यूटिव एटम, यानी कि अगर आप मूव करते हैं लेफ्ट से राइट एफ ब्लॉक के अंदर तो आप देखेंगे कि स्टडीली डिक्रीज, यानी कि आपको साइज में कमी नजर आ रही है। द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर पॉजिटिव बाय 1 यूनिट, यानी जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ पे रहे हैं, या एफ में आ रहे हैं या डी में आ रहे हैं। सो एफ इलेक्ट्रॉन्स आर इनपरफेक्टली शील्ड, यानी एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो मैंने बोला कम है। सो ईच अदर फ्रॉम इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी आप जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ पे रहे हैं, या एफ में आ रहे हैं या डी में आ रहे हैं। सो एफ और डी का तो शील्डिंग इफेक्ट ही बहुत पुअर है। सो इसका मतलब ये है, increasing positive charge of nucleus so that the effective nuclear charge attracting each electron steadily electron increase through the lanthanides elements। तो स्टूडेंट्स जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं उनमें कसूर किसका है, एस एंड डी में आने का, इलेक्ट्रॉन्स का। सो एस और डी में इलेक्ट्रॉन्स के आने का कसूर यह है कि शील्डिंग इफेक्ट कम है। शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इसका मतलब वहां पे शील्डिंग इफेक्ट ही तो वो है ना जो साइज को बड़ा करता है। सो वहां पे अचानक साइज गिर जाएगा, इसे बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। फ्रॉम एस ब्लॉक से जैसे ही हम एफ ब्लॉक में आते हैं या डी ब्लॉक में आते हैं तो रैपिड डिक्रीमेंट आता है एटम्स के साइज के अंदर। जी स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन पीरियड बट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप। जी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये बात तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं
कि विद इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, विद इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम बात करते हैं, टॉप टू बॉटम बात करते हैं, तो एक ग्रुप के अंदर होता क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो रिमेन्स क्या रहते हैं, सेम। तो ग्रुप के अंदर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वो लूज भी एक ही तरीके से होंगे। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप पे हमेशा क्या चार्ज आएगा, +1। सेकंड ए ग्रुप पे क्या चार्ज आएगा, +2। और अगर हम थर्ड ए की बात करते हैं तो क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, +3। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो रिमेन सेम रहेंगे, बट लेफ्ट टू राइट चार्ज में क्या आएगी, चेंज आएगा। सो हम यही पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली on the number of valence electron, on the number of vacancies available in the valence shell in period when we move from left to right, the number of valence electrons goes on increasing, so oxidation states of an element also change accordingly, +1 +2 +3 in a group due to सेम आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चूंकि बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब सेम है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। सो सेम ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम होगी। स्टूडेंट्स अगर वैकेंसीज की बात करें तो ये भी बात आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं कि अगर हम ऑक्सीजन ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर या बाकी उसके मेंबर्स, तो इनका ताल्लुक 6th ग्रुप से है। जी स्टूडेंट, 6th ए ग्रुप से है। अब 6th ए ग्रुप का मतलब ये होता है कि इनके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये 6 लूज नहीं करेंगे, 2 गेन करेंगे, वैकेंसी है तो -2 -2। अगेन टॉप टू बॉटम जो वैकेंसी रिमेन सेम, यानी कि उनके ऊपर चार्ज भी सेम आएगा। जी अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फॉलोइंग ऑर्डर में है Al+3 Mg+2 Na+। अब ये ऑर्डर जो है, ये हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी दोबारा से मेंशन कर देता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स साइज के। यानी चार्ज ज्यादा होगा तो स्टूडेंट्स हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी। आयन हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी, जाहिर सी बात है हाइड्रेशन एनर्जी का ताल्लुक चार्ज डेंसिटी के साथ है। और डेंसिटी, अब यहाँ पे आपको एक और रिलेशन मेंशन कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, यहाँ से मेंशन कर रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स साइज के। तो ऐसा है कि जिन कैटाइंस का या एनाइंस का चार्ज ज़्यादा होगा उनकी हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस तरह साइज जिनका ज़्यादा होगा उनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं पहले भी। सो अब आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट को। द हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आयन। आयन हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी having high hydration energy and vice versa on moving from left to right in a period। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूँ तो लेफ्ट टू राइट साइज को आप देखते हैं साइज डिक्रीज करता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या चार्ज आता है, +1, यहाँ पे क्या चार्ज आता है, +2, यहाँ पे क्या चार्ज आता है, +3। सो होता क्या है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं साइज डिक्रीज कर रहा है। सो ट्रेंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बिलोंग टू सेम पीरियड, चूंकि इनका ताल्लुक भी सेम पीरियड से है। इन दीज आयंस एल्यूमिनियम बीइंग स्मॉलर इन साइज हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रोसेस हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्डर इज। तो स्टूडेंट सोडियम का साइज सबसे बड़ा, एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा। तो छोटा साइज हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, बड़ा साइज हाइड्रेशन एनर्जी कम। और यहाँ पे हम दोबारा आखिर पे मेंशन कर देते हैं कि एज वी नो डैट हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स साइज के। साइज बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी कम। साइज बड़ा,
सोडियम साइज बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी कम, एल्यूमिनियम साइज छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, ये नीचे हाइड्रेशन एनर्जी, और माइनस का मतलब यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयनिक करेक्टर ऑफ हेलाइड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज करता है, बट लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिटेल आपको इसकी बता चुके हैं टॉपिक के अंदर। तो आयनिक करेक्टर ऑफ हेलाइड्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हेलोजन and the other atoms, elements like group 1a and 2a are highly electropositive. They have low ionization energy and thus possess the tendency to lose electron easily. They will form ionic bond with halogens such as turn electronegative on the right side. So on moving from left to right along the periods, element become less electropositive, thus electronegativity difference reduce and trend is shifted toward covalent to halides. So students, सिंपल सी बात है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल के इस तरफ रहते हैं तो आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिलेंगे, और अगर आप इस तरफ मूव करते हैं तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलेंगे। सो होता यह है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो आयनिक नेचर का बनेगा हैलोजेंस के साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जब बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सो उनके दरमियान में फिर कोवलेंट नेचर का ही बॉन्ड डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स। अल्कली मेटल्स जो है ना वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं, वजह क्या है स्टूडेंट्स? अल्कली मेटल्स जो है ना आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपको पता है शुरू में एस ब्लॉक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देन हाइड्रोजन, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड आयन। दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स देन कंबाइन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। यानी कि जब हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल्स ने तो लूज कर दें इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो आयनिक बॉन्ड ही डेवलप होगा उनके दरमियान में। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 का जो एच पार्ट है, एच पार्ट, ऑल्दो बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, येट देयर ऑक्साइड्स आर डिफरेंट इन नेचर। Na2 is basic while P2O3 is acidic in nature. स्टूडेंट्स, बहुत आसान बात है। ऑल्दो सोडियम एंड फॉस्फोरस, इन दोनों का ताल्लुक थर्ड पीरियड से है, बिलोंग टू सेम पीरियड, बट देयर मेटालिक करेक्टर डिफर अ लॉट। चूंकि मेटल, उसका मेटल का साइज बड़ा होता है, बेसिक नेचर, आपको पता है कि मेटालिक करेक्टर और बेसिक नेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। नॉन मेटालिक और एसिडिक नेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। सो सोडियम मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, बेसिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। So on moving left to right in a period, the nuclear charge increase, the loss of electron become difficult. The increased nuclear charge is responsible for decreasing the metallic character. यानी फॉस्फोरस के ऊपर जो चार्ज ज़्यादा है उससे उसका metallic character कम हो गया है। So increased nuclear charge is responsible for decreasing metallic character. As a result, sodium being a metal from basic oxide and yield bases in water, and P being a non-metal acidic, give acidic oxide and its yield acid in a water. Relevant equations आपके सामने हैं। I really hope students कि आज के इस लेक्चर में आपको मैंने डिटेल से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रिव्यू करवा दिया है, आपको नोट्स के फॉर्म में भी इनका मटेरियल दे दिया है। आपने एग्जैक्ट इन्हीं पैटर्न पे पेपर में अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप लिखिएगा, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन के साथ भी बता दिया है, अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, हर एंगल के साथ डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।